प्रिय विद्यार्थियों, मैं विमलेश गुप्ता, मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज आरडीसी लखनऊ की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के फिजिक्स में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम सभी लोग सरल रेखा में गति भाग 1 के माध्यम से इस चैप्टर के मूलभूत नियम सिद्धांत की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और क्लास 11 का पहले आप पाठ्यक्रम चेक कर लें। जो पाठ्यक्रम आपको के लिए बनाया गया है, इसमें निश्चित रूप से थ्योरी का जो मार्क्स होगा वो 70 का होगा, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल के फॉर्म में रखा हुआ है। ओके, और इसमें देखिए इकाइयाँ, कुल 6 इकाइयाँ पार्ट 1 या खंड का के लिए बनाई। इकाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक दिखाई गई हैं। ठीक है ना। इनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ देखिए दिखाए गए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से इकाई नंबर 2 शुद्ध गतिकी के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उसके जो नियम हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, और निश्चित रूप से ये चैप्टर जो है आपको आगे भी कंपटीशन में बहुत ही उपयोगी होने वाला है। ठीक है ना। तो आप यहाँ चेक कर लें कि आपको जो इकाई नंबर 2 शुद्ध गतिकी या केमिकल काइनेमेटिक्स के रूप में दिखाई पड़ रहा है, ये उसका ये कंटेंट है। ओके, इतने आपके टॉपिक पढ़ने हैं। तो पहले हम लोग इसकी रूपरेखा चेक कर लेते हैं। ये आपका इकाई नंबर 2 शुद्ध गतिकी, और चैप्टर देखिए आपका ये है सरल रेखा में गति। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट हेयर अ चैप्टर दैट इज द मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, तो पहले हम लोग कंटेंट चेक कर लेते हैं। अध्याय की रूपरेखा, क्या क्या हमें पढ़ना है, व्हाट वी हैव टू स्टडी। ओके, वी हैव टू चेक द इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, निर्देश तंत्र, विराम अवस्था और गति की अवस्था। ओके, द मोशन एंड द स्टेट ऑफ मोशन, गति के प्रकार, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मोशंस क्या होते हैं, इनकी क्या पहचान है, क्या नियम है, आप वो सीखेंगे। स्ट्रेट लाइन में मोशन आपको देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सदिश अदिश राशियों के विषय में अभी आप मूलभूत जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि अभी आप आगे चैप्टर में इसको वेक्टर में विशेष ढंग से पढ़ाया जाएगा। दूरी विस्थापन देखिए, दिस इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, दिस द स्पीड एंड। एक ग्राफ जो कि स्थिति और समय के लिए है, इसको एक्स टी ग्राफ बोलते हैं। ओके, एक्स का मतलब विस्थापन, टी का मतलब समय। उसके अलावा देखिए स्थिति समय ग्राफ के द्वारा गति का विश्लेषण में करना है। वी हैव टू एनालाइज द मोशन ड्यू टू द ग्राफ बिटवीन द एक्स एंड टी। आपको त्वरण के विषय में या एक्सीलरेशन के विषय में बताया जाएगा। ओके, यू आर गोइंग टू नो अबाउट द एक्सीलरेशन। वेग समय ग्राफ, जैसे अभी आपने ऊपर देखा स्थिति समय ग्राफ थे यहाँ पे। ठीक है ना। और यहाँ क्या देखेंगे आप, वेग समय ग्राफ, दिस इज द वीटी ग्राफ। ओके, और वेग समय ग्राफ के द्वारा गति का विश्लेषण, यह आपको सीखना है। गति के जो मेन समीकरण होते हैं वो आपको बताए जाएंगे, उनका निगमन भी यहाँ पे आपको देखना होगा। सापेक्षिक वेग क्या होता है, रिलेटिव मोशन। ओके, तो इतनी चीज़ें आपके कंटेंट में हैं, आपके सिलेबस में हैं। तो हम लोग शुरुआत के जो टॉपिक्स हैं पहले वो कवर करने वाले हैं। देखिए आपका जो ये चैप्टर है स्ट्रेट लाइन मोशन या सरल रेखा में गति, ये एक्चुअली मैकेनिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और आप किसी भी कंपटीशन को अगर फेस करते हैं तो मैकेनिक्स का विशेष महत्व है। ओके, और मैकेनिक्स एक्चुअली होता क्या है पहले उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। मैकेनिक्स एक्चुअली फिजिक्स की वो ब्रांच है, वो शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं। ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी द अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडीज। ओके, और अकॉर्डिंग टू द चैप्टर इसको हम 3 शाखाओं में बांट सकते हैं। ठीक है ना, 3 ब्रांचेस आप देख सकते हैं। मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेस कौन कौन सी आप वो चेक कर लें। ओके, पहला देखिए स्थिति विज्ञान है, इसको स्थितिकी बोलते हैं, स्टैटिक्स। नंबर 2 पे जो है गति विज्ञान है, शुद्ध गतिकी काइनेमेटिक्स। ओके, और गति विज्ञान। देखिए 3 चीज़ें हैं, आपको तीनों को समझना है। ये आपका स्थिति विज्ञान या स्थितिकी स्टैटिक्स कहा जाएगा, गति विज्ञान या डायनेमिक्स, और नंबर 3 या 2 पे देखिए शुद्ध गतिकी या काइनेमेटिक्स। ओके, तो पहले देखिए आपका ये पड़ेगा स्टैटिक्स क्या होता है, इसको आप समझ लें। एक्चुअली स्थिति विज्ञान, ये तीनों जो है मैकेनिक्स की ब्रांचेस हैं, यांत्रिकी की शाखाएं हैं।
और पहली जो शाखा है स्थिति विज्ञान के रूप में या स्टैटिस्टिक्स के रूप में, ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत आप बाह्य बलों के अधीन साम्यावस्था में अध्ययन किया जाता है। ओके, जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगेंगे तो उसके द्वारा बॉडीज़ पे क्या इफेक्ट होगा उसको हम लोग जो है स्टैटिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे। ओके, नंबर 2 पे आइए। देखिए ये शुद्ध गतिकी है, काइनेमैटिक्स। और काइनेमैटिक्स एक्चुअली मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत आप गति के लिए उत्तरदायी कारकों, ओके, दिस इज सच अ ब्रांच इन विच यू हैव टू स्टडी उत्तरदायी कारकों पर विचार किए बिना ही वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है। शुद्ध गतिकी या केमिकल काइनेमैटिक्स कहते हैं, काइनेमैटिक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका नंबर 2 हो जाएगा। मैकेनिक्स का थर्ड पार्ट जो है वो गति विज्ञान के रूप में है, डायनेमिक्स। ओके, डायनेमिक्स क्या है? यांत्रिकी की वो शाखा है जिसके अंतर्गत गति के लिए उत्तरदायी बलों को ध्यान में रख करके वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने 3 प्रकार के शाखाओं को वो देख लिया है, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स एंड काइनेमैटिक्स। ओके, देखिए आप ये समझ लें कि सेकेंड थर्ड में क्या डिफरेंस है। सेकेंड थर्ड में देखिए गति विज्ञान में क्या होना है कि जो गति के लिए उत्तरदायी जो बलों को ध्यान में रख के जो अध्ययन करेंगे वो गति विज्ञान हो जाएगा, ठीक है ना। काइनेमैटिक्स में आपको जो गति के लिए उत्तरदायी कारकों पर विचार किए बिना ही, ओके, वस्तुओं की गति का अध्ययन करना है। तो ये 2 मेन डिफरेंस है जिसमें आपको डायनेमिक्स और काइनेमैटिक्स का जो माइनर डिफरेंस है, एक बारीकी वाला अंतर है, ये चीज़ आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो ये गति विज्ञान हो गया, ये शुद्ध गतिकी हो गया है। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला ये टॉपिक जो कि विराम अवस्था या गति की अवस्था के रूप में दिखाया गया है। ओके, एंड दिस इज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। तो पहले आप स्टेट ऑफ रेस्ट समझेंगे। ओके, स्टेट ऑफ मोशन भी हमें देखना है। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि विरामावस्था क्या होती है। देखिए जब कभी भी आप किसी बॉडी के मोशन की बात करते हैं तो मोशन होने की निश्चित रूप से स्थान में परिवर्तन होगा, पोजीशन में बदलाव होगा। पोजीशन में बदलाव होने के लिए हमें कोई एक निश्चित बिंदु मानना पड़ेगा जिसके सापेक्ष हमें दूरी नापनी होगी। तो जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अगर परिवर्तित नहीं होता है तो ये वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। विरामावस्था का मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब निश्चित रूप से जो पिंड होगा या जो वस्तु होगा वो विरामावस्था में होगा, रुका हुआ होगा। और उसकी पहचान क्या है? पहचान ये है कि जो वस्तु की जो स्थिति होगी किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होती है, तो यह वस्तु की विरामावस्था कहलाती है। और निश्चित रूप से आप दैनिक जीवन में तमाम एग्जाम्पल देख पाते हैं जो कि विराम अवस्था या स्टेट ऑफ रेस्ट के में आ जाएगा, जिसमें कक्षा में दीवार पर लगा ब्लैक बोर्ड है, फर्श पर रखी मेज़ है, मेज़ पर रखा गिलास है, या कोई भी पदार्थ दिखा सकते हैं, ये सभी जो है विरामावस्था में हो जाएंगी, ठीक है ना। कोई भी गाड़ी आप देखते हैं खड़ी है एक स्थान पर रुकी हुई है तो उसको हम लोग विरामावस्था या स्टेट ऑफ रेस्ट के अंतर्गत मान सकते हैं। नंबर 2 देखिए गति की अवस्था हो जाएगी, नंबर 2 पे स्टेट ऑफ मोशन के रूप में आ जाएगा। और आपको ये डेफिनेशन थोड़ा लैंग्वेज चेक कर लेंगे। स्टेट ऑफ मोशन, जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ बदलती है। ओके, जब किसी वस्तु की स्थिति एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है तो वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है, स्टेट ऑफ मोशन। आप डेली दैनिक जीवन में तमाम एग्जाम्पल देख पाते हैं जो कि स्टेट ऑफ मोशन को दर्शाते हैं, जैसे गतिमान हवाई जहाज़, उड़ती हुई चिड़िया, उड़ती हुई पतंग, उड़ता हुआ कोई कीट पतंग। ओके, तो तमाम एग्जाम्पल आप देख पाते हैं जो कि मोशन की अवस्था में होते हैं। आप साइकिल चलाते हैं तो मोशन में होता है, आप कोई बाइक है, स्कूटर है चलाते हैं, है ना, तो ये सभी स्टेट ऑफ मोशन में आते हैं। फिर देखिए गति के प्रकार में आते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, तो टाइप्स ऑफ मोशन 3 प्रकार के संभव हो सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। और इसमें देखिए फर्स्ट लेके चला हुआ है स्थानांतरी गति, दिस इज द ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, ये आपका पहला हो जाएगा, दिस इज द ट्रांसलेटरी मोशन।
और निश्चित रूप से जब कोई वस्तु इस प्रकार से गति करती है कि उसके सभी कण मतलब पार्टिकल्स एक साथ समांतर और सरल रेखीय पथों पर किसी निश्चित समय में समान दूरी तय करते हैं, तो यह गति जो है वो स्थानांतरित गति कहलाती है। सीधा मतलब है कि स्ट्रेट लाइन मोशन, जैसे मान लो बॉडी यहाँ पे है, बिंदु ए पे है, फिर ये बिंदु बी पे चला गया, बिल्कुल सीधा गया है, ओके। और समांतर चलेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन चलेगा, तो निश्चित रूप से ये जो गति होगी वो स्थानांतरी गति या ट्रांसलेटरी मोशन में समाहित होगा, ओके। तो ये आपको डेफिनेशन समझ लेना है। ये डेफिनेशन हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का। और उसके बाद देखिए एग्जाम्पल शो किया गया है, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति। कोई बॉडी अगर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अधीन मुक्त रूप से ऊपर से नीचे आती है तो इसकी जो भी गति होती है वो ट्रांसलेटरी मोशन होता है, ओके। सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन की गति, तमाम एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे आप देखिए कोई बॉडी आप बिंदु ए से ड्रॉप करिए ऊपर से छत से, फिर नीचे आएगा और देखिए बिल्कुल सीधा आता है, ओके। अगर ये नीचे ड्रॉप करता है बिंदु ए से बी की ओर तो कैसा चलेगा, ये इसका मोशन कैसा होगा, सरल रेखीय पथ। ऐसा संभव नहीं कि आप बिंदु ए से कोई बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो ये नीचे जो है ऐसे आता हो, ऐसे नहीं आएगा, बल्कि वो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। तो ये जो गति होती है ये निश्चित रूप से सरल रेखीय पथ में होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल आपने देख लिए, तमाम एग्जाम्पल आप दैनिक जीवन में देखते हैं, उनको इन गतियों से जोड़ के देखें, ठीक है। और कुछ टिप्पणियाँ देखिए दिखाई गई हैं कि जब कोई कण बिंदुवत द्रव्य मतलब पॉइंट मास के रूप में स्ट्रेट लाइन मोशन पे गति करता है तो यह गति भी रेखीय गति कहलाती है, ओके। रेक्टिलिनियर मोशन भी, एक्चुअली ट्रांसलेटरी मोशन कहें या रेक्टिलिनियर मोशन कहें तो एक ही सेंस में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने गति के प्रकार में पहला देखा स्थानांतरी गति, ट्रांसलेटरी मोशन। नंबर 2 पे आ जाएं। नंबर 2 पे देखिए आपका ये घूर्णन गति, ओके। नंबर 2 पे है रोटेटरी मोशन। तो घूर्णन गति क्या है पहले आप वो देख लें। घूर्णन गति का मतलब है कि निश्चित रूप से कोई जो पिंड होगा उसके जितने भी कण होंगे इसके अंदर, ओके। जब कोई पिंड इस प्रकार से गति करता है, एनी बॉडी गोइंग टू परफॉर्म सच मोशन, उसके सभी कण वृत्तीय पथों पे गतिमान हों, तथा सभी कणों के वृत्तीय पथों के केंद्र एक निश्चित रेखा पर हों, तो यह जो गति होती है घूर्णन गति कहलाती है। देखिए लैंग्वेज पे ध्यान दें, इसमें लिखा है कि निश्चित रेखा पे हों, और निश्चित रूप से जब कोई कण इस प्रकार से गति करता है कि जैसे ये गति कर रहा है, तो ये जो बिंदु होगा इसके चारों ओर यह पिंड गतिमान होगा। और आप कहीं से भी दूरी अगर नापते हैं इसकी यहाँ से, ठीक है ना, केंद्र की, तो ये एक्चुअली दूरियाँ समान होती हैं। एक्चुअली त्रिज्या है ये, इसमें आपको कोई बहुत बड़ा नॉलेज नहीं है। ये सब क्या है, यह त्रिज्याएँ हैं, ठीक है। ये सब रेडियाई हो जाएंगी और यही पहचान होती है घूर्णन गति की, ठीक है ना, कि जब कोई पिंड इस प्रकार से गति करता है कि उसके सभी कण वृत्तीय पथ पर गति करें और सभी कणों के वृत्तीय पथों के केंद्र एक निश्चित रेखा पर मौजूद हों, तो ये जो मोशन होता है वो घूर्णन गति या रोटेटरी मोशन कहलाता है, ओके। और जब कोई कण वृत्तीय पथ पे गतिमान होता है तो यह गति वृत्तीय गति भी कहलाती है। मैंने आपको बता दें कि घूर्णन गति के अंतर्गत वृत्तीय गति भी आती है, ठीक है ना। तो वृत्तीय गति या घूर्णन गति एक ही सेंस में हम लोग ले सकते हैं। दिस इज सर्कुलर मोशन, ओके, सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल मैंने आपसे पहले कहा कि एग्जाम्पल आप दैनिक जीवन में तमाम एग्जाम्पल देख पाते हैं। उसी कड़ी में एग्जाम्पल देखिए, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना। न केवल पृथ्वी बल्कि जितने भी ग्रह होते हैं, 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी जो गतियां हैं घूर्णन गतियां या फिर या वृत्तीय गतियां कहलाती हैं, ओके। और नंबर 3 पे आ जाते हैं। नंबर 3 पे देखिए दोलन गति, दिस इज द ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है ना। पहला क्या था, पहला था ट्रांसलेटरी मोशन मतलब स्थानांतरी गति। नंबर 2 पे था घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन।
और नंबर थर्ड पे आप देख सकते हैं दोलनी गति या ऑसिलेटरी मोशन। ओके, दोलनी गति का सीधा मतलब है कि जब कोई पिंड अपनी माध्य अवस्था के दोनों ओर टू एंड फ्रो मोशन करता है। ओके, दोलनी गति का मतलब है जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर इधर उधर आगे पीछे या ऊपर नीचे आवर्ती गति करता है तो यह गति दोलनी गति कहलाती है। आवर्ती गति का मतलब है कि पीरियोडिक मोशन, एक समय के पश्चात बार बार अपने पथ को दोहराए, तो यह गति दोलनी गति के अंतर्गत आएगा। ओके, तो साम्यावस्था के दोनों ओर गति करना है, इधर उधर या फिर ऊपर नीचे, पीरियोडिक मोशन, तो दोलनी गति में आ जाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, सिंपल पेंडुलम की गति बताई गई है। ओके, सरल लोलक की गति, स्प्रिंग से लटके पिन की गति, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा आपको बता दूं कि सरल लोलक की गति का मतलब है कि यदि आप किसी धागे को एक दृढ़ आधार से बांध देते हैं और उसमें कोई सूक्ष्म पिंड को लटका देते हैं, ठीक है, और इस पिंड को यदि आप एक दिशा में खींच कर छोड़ते हैं, ओके, जैसे यहाँ पे आ गया, तो ये जो है इधर उधर, मतलब ये जो है लगातार ये मोशन करेगा। ओके, दिस मोशन इज ऑसिलेटरी, दोलनी गति कहलाती है ऑसिलेटरी मोशन। ओके, मोशन ऐसा होता जाएगा लगातार। तो ये जो स्थिति होती है साम्यावस्था होती है, ध्यान देंगे, ये जो पोजीशन है ये क्या है, ये है साम्यावस्था या मध्यमान अवस्था होती है। इसी मध्यमान अवस्था या साम्यावस्था या माध्य स्थिति के दोनों ओर मोशन होना है। ओके, टू एंड फ्रो मोशन, यहाँ पे ये साम्यावस्था या माध्य स्थिति हो जाएगी, ये आपका लोलक हो जाएगा, और ये लोलक जो है ये टू एंड फ्रो मोशन ऐसे करता जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सरल लोलक की गति कर सकते हैं। स्प्रिंग से लटके पिंड की गति, यहाँ भी ऐसा है, कोई दृढ़ आधार हो जाएगा, ठीक है ना, एक स्प्रिंग को लटका दिया है और नीचे एक पिंड को बांध दिया है, ठीक है। पिंड को अगर आप नीचे लाके छोड़ते हैं तो ये जो है नीचे दोलन करता है, इसमें संकुचन होगा और बाद में प्रसार भी होता है, दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये सभी जो गतियाँ हैं दोलनी गति में आती हैं। यदि दोलनी गति में वस्तु के दोनों का आयाम अत्यंत सूक्ष्म हो तो यह गति काल्पनिक गति या कंपनी गति भी कहलाती है। वाइब्रेटरी मोशन आयाम की बात करता है। आयाम को एक्चुअली आपने अभी देखा कि जब आप बात करते हैं किसी पेंडुलम की या सरल लोलक की बात करते हैं, ओके, तो ये लोलक हो गया, ये इसकी साम्यावस्थिति हो जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ से ये देखिए यहाँ गया है, मोशन किया है, इतना ही इधर जाएगा, इसके आगे नहीं जा सकता है ये, तो ये मोशन हो जाएगा, ठीक है ना। आयाम का मतलब है कि अधिकतम विस्थापन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको हम लोग कहते हैं आयाम। आयाम बहुत छोटा होगा अगर मान लीजिए, ओके, दोनों का आयाम में बहुत छोटा होगा, सूक्ष्म होगा, तो ये जो गति होती है, कौन सी गति, दोलनी गति, ये कंपनीय गति कहलाती है। तो इस प्रकार से आपने गति के प्रकार को पढ़ लिया है। गति के प्रकार में देखिए टाइप्स ऑफ मोशन में पहला स्थानांतरित गति के साथ में, घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन, एग्जाम्पल के साथ में नंबर थर्ड पे दोलनी गति, ऑसिलरी मोशन, इसको हम लोग वाइब्रेटरी मोशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब डायमेंशन के हिसाब से देखिए गतियाँ कितने प्रकार की हो सकती हैं, ओके। अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, विमा के हिसाब से गतियाँ एक विमीय, द्विविमीय या त्रिविमीय, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। अब आपको ये समझना है तो यहाँ चेक करें, किसी गतिमान वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए निर्देशांकों में होने वाले परिवर्तन के आधार पर, ओके, निम्न प्रकार की गतियाँ हो सकती हैं। एक्चुअली जहाँ हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की, तो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से जो गति में जो परिवर्तन होगा उसको हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं। उसे पहला देखिए है एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन,
तो वन डायमेंशनल मोशन क्या है, इसकी परिभाषा एग्जाम्पल को आपको समझना है। और वन डायमेंशनल मोशन का मतलब है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए तीन निर्देशांकों में से केवल एक समय के साथ में बदलता है तो यह वस्तु की गति एक विमीय गति अथवा ऋजुरेखीय गति कहलाती है। देखिए, तीन निर्देशांक की बात कर रहा है कि केवल एक को बदलना है। ओके, यहाँ बात हो रही है तीन कोऑर्डिनेट्स की और इनमें से केवल एक कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज होगा। ओके, तीन में से कितना, केवल एक। टाइम के साथ में ये बदलेगा तो ये जो मोशन होगा वो एक विमीय गति कहलाती है। अब आपको ऐसे समझाना है कि देखें, ध्यान दें, जो आपका डायमेंशन होता है वो थ्री डायमेंशनल, ये आपका ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। ओके, ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये आपका जेड एक्सिस हो गया। ओके, तीन निर्देशांक ज्यामिति बनाए गए हैं, तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए गए हैं एक्स वाई जेड के फॉर्म में, निर्देश तंत्र के फॉर्म में। ओके, और अगर तीन में से कोई एक तंत्र जो है वो समय के साथ में अगर बदलता है तो वो जो है वन डायमेंशनल मोशन होगा। जैसे केवल एक्स में चल रहा है या केवल वाई में चल रहा है या केवल जेड में चल रहा है तो वो वन डायमेंशनल हो जाएगा। एक्स वाई दोनों में चल रहा है तो टू डायमेंशनल हो जाएगा। एक्स वाई जेड तीनों में चल रहा है तो थ्री डायमेंशनल हो जाएगा। ओके, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जैसे हम लोग टू डायमेंशनल की बात करते हैं तो टू डायमेंशन में कुछ इस प्रकार से बनता है। जैसे एक्स वाई की बात करते हैं तो बिंदु यहाँ पे आएगा, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में आ जाएगा, ये सब टू डायमेंशनल है। ओके, और यदि हम एक्स वाई जेड तीनों लेके चलते हैं, एक्स वाई जेड तीनों लेके चलना है तो ये जहाँ भी बिंदु बनेगा उसमें एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड तीनों आ जाएगा। तो वन डायमेंशनल सिंपल मतलब है कि जहाँ पर आवश्यक तीन निर्देशांकों में से केवल एक समय के साथ में परिवर्तित होता है तो इस प्रकार की जो गति होती है वस्तु की उसको हम लोग एक विमीय गति या ऋजुरेखीय गति, स्ट्रेट लाइन मोशन कर सकते हैं या वन डायमेंशनल मोशन कर सकते हैं। तो एक विमीय गति में वस्तु का एक सरल रेखा में गति होना होता है। देखिए दिखाया गया है एक विमीय गति के लिए पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गति, सीधी सड़क पे दौड़ती हुई कार की गति, सीधी पटरी पे दौड़ती ट्रेन की गति आदि। ओके, डायमेंशन को आपको नहीं बदलना है। अगर कोई बॉडी एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो वाई पे ना जाने पाए। ओके, तो एक विमीय गति में वस्तु का एक सरल रेखीय पथ पे गति स्वाभाविक होता है। टू डायमेंशनल मोशन पे आते हैं, द्विविमीय गति। ओके, ये आपका टू डायमेंशनल मोशन हो जाएगा यदि वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक तीन निर्देशांकों में से दो निर्देशांक समय के साथ में परिवर्तित होते हैं। ओके, शुरुआत का ये लैंग्वेज आपको समझ लेना है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो है डिफिनेशन बनती जाएगी। पहले वाले में आपने कहा कि जो है तीन में से केवल एक समय के साथ में परिवर्तित हो रहा था, लेकिन यहाँ पर चूँकि टू डायमेंशनल मोशन है, ओके, तो यहाँ पे तीन के जगह एक के जगह पर दो, तीन में से दो निर्देशांक समय के साथ में परिवर्तित होते हैं तो यह गति जो है द्विविमीय गति कहलाती है। और द्विविमीय गति में एग्जाम्पल जो है समतल में गति आती है। अभी समतल में गति आपको आगे पढ़ना है। ओके, तो ये देखिए एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हैं। फर्श पर रेंगते कीड़े की गति, बिलियर्ड्स टेबल पर बिलियर्ड्स की गेंद की गति, मैदान में फुटबॉल खेलते हुए खिलाड़ी की गति। ऐसे और भी तमाम एग्जाम्पल आप दैनिक जीवन में डेली देखते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स की आपको टेबल बनानी है और टेबल के माध्यम से वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल मोशन को कैटेगराइज करना है। तीनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो टू डायमेंशनल मोशन सीधा मतलब है कि वहाँ पे एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स ओके कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि दो निर्देशांक जो होंगे वो समय के साथ में परिवर्तित होते हैं। ओके, तो ये तो एग्जाम्पल हो गए। अब हम लोग थर्ड आखिरी जो गति है वो थ्री डायमेंशनल मोशन है, इसको चेक कर लेते हैं। ओके, तो थ्री डायमेंशनल मोशन, दिस इज द
थर्ड टाइप ऑफ द मोशन, यदि वस्तु की स्थिति मतलब पोजीशन को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक तीनों कोऑर्डिनेट्स में से समय के साथ में तीनों अगर बदलते हैं। त्रिविमी का मतलब ये कि तीनों जो निर्देशांक होंगे वो समय के साथ में परिवर्तित होते हैं, तो यह गति जो है त्रिविमी गति कहलाती है। और त्रिविमी गति का सीधा मतलब है कि जो गति होगा वो अंतरिक्ष में होगा। ओके, एग्जाम्पल आप चेक कर लें। एग्जाम्पल में देखिए, इसमें शो किया गया है आकाश में उड़ती चिड़िया की गति, या तीव्र हवा में उड़ती पतंग की गति, एक बर्तन में गैस के अणु की गति। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल त्रिविमी डायमेंशनल या त्रिविमी गति या थ्री डायमेंशनल मोशन में आते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग चूँकि चैप्टर हम लोग का है वो उसमें केवल हम लोग एक विमी या फिर सरल रेखीय गति का ही अध्ययन करने वाले हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपने तीनों गतियाँ देख ली हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल भी आपने देख लिया है। अब आपको क्या करना है कि जितने भी एग्जाम्पल आपको यहाँ दिखाए गए हैं उन सभी एग्जाम्पल्स को वर्गीकृत करना है और एक टेबल बनानी है। ओके, अब हम लोग आते हैं और चेक करते हैं, पोजीशन को देख लेते हैं। एक्चुअली पोजीशन का सीधा मतलब है कि आप जिस स्थिति में हैं वो एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष उसका एक्चुअल में निर्देशांक में कहाँ जगह बनेगा। ओके, जैसे ये हमने माना है, ये मूल बिंदु मान लिया है, ठीक है। तो मूल बिंदु के बाईं ओर जो भी मोशन होगा निगेटिव में दिखाया गया है, जो भी इसकी पोजीशन होगी निगेटिव में दिखाई जाएगी, और इसके राइट हैंड साइड में जो भी मोशन होगा, जो भी पोजीशन होगी वो प्लस में होगी। ओके, ये आपको समझ लेना है कि बाईं ओर किसके, मूल बिंदु के, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा। ओरिजिन के बाईं ओर गति, ओरिजिन के दाईं ओर गति। तो पोजीशन का मतलब है कि आप जब मेजरमेंट करेंगे तो एक निश्चित बिंदु आपको मानना पड़ेगा। ओके, सदिश अदिश राशियाँ चेक कर लेते हैं। ओके, व्हाट आर द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश और अदिश राशियाँ। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक ये चालू होता है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ये आप समझ लें। हम लोग यहाँ इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बल्कि शॉर्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि आगे चल के एक चैप्टर आपको मिलेगा एक समतल में गति, जिसमें आप वेक्टर के विषय में जो जानकारियाँ हैं वो प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग केवल अदिश राशियाँ क्या होती हैं उसके एग्जाम्पल्स और सदिश राशियाँ क्या होती हैं उसके एग्जाम्पल ये जानने वाले हैं। देखिए विद्यार्थियों, अदिश लिखा हुआ है, अदिश। एक्चुअली दिश का मतलब है डायरेक्शन या दिशा, आ का मतलब नहीं। ओके, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशियों को इंग्लिश में कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज। अदिश का सीधा मतलब है कि केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। किसी भी भौतिक राशि को अगर आपको दर्शाना है तो इसमें परिमाण और दिशा ये दो चीज़ें हो सकती हैं। ओके, परिमाण तो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना परिमाण के अदिश सदिश किसी का वजूद नहीं होता है। लेकिन अगर केवल परिमाण है, दिशा का बोध नहीं होता है, तो वो अदिश हो जाएगा। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, मापांक, ओके, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपने इसको 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जिन भौतिक राशियों को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिन भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए, जिन भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वे भौतिक राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ओके, दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, घनत्व, दाब, ये सब क्या हैं, अदिश राशियाँ। ओके, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, डेंसिटी, प्रेशर, ये सभी अदिश में आ जाएंगी। अदिश राशियों को जोड़ने घटाने के लिए कोई अलग नियम नहीं है, सिंपल जोड़ घटाना गुणा भाग जो होता है वही नियम यहाँ पे चल जाता है।
ओके, तो ये आपका अदिश राशियाँ हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटीज। आगे बढ़ें, सदिश राशियों पे आ जाएं। ओके, वेक्टर क्वांटिटीज, जिन भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ओके, परिमाण के साथ में दिशा, अगर दोनों को लेके चलना होगा तो आपको जो है निश्चित रूप से सदिश राशियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, और इसमें एग्जाम्पल आप समझ लें। एग्जाम्पल में देखिए, सदिश के लिए एग्जाम्पल स्थिति मतलब पोजीशन, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, वेग वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, वेट, और भी तमाम एग्जाम्पल होते हैं जो कि सदिश राशियों में आ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये डिफिनेशन हो गया है विद एग्जाम्पल। और आपको ये ध्यान रखना है कि सदिश भौतिक राशियों को अगर आपको जोड़ना है, घटाना है, तो ये सिंपल बीजगणितीय नियम से पॉसिबल नहीं है। ओके, इनके लिए आपको सदिश नियमों का इस्तेमाल करना होगा। किसी सदिश का सदिश से भाग संभव नहीं है। ओके, और अब आप ऐसे समझेंगे जैसे मैंने लिखा है ए। ओके, एक लिखा है ए, ऐसे लिखा हुआ है। अभी दोनों में कोई फ़िलहाल बहुत फ़र्क नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एरो बना देता हूँ तो अब इन दोनों में डिफरेंस पैदा हो गया है। ये है अदिश, दिस इज द स्केलर, और ये है सदिश, दिस इज द वेक्टर। ओके, वेक्टर को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, थोड़ा सा डार्क कर लें। ओके, अब आप ध्यान दें, ये क्या था, ये आपका था अदिश स्केलर, और ये है सदिश। तो फिलहाल हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है कुछ ऐसा सिंबल बनाएं सदिश के लिए। ठीक है ना, तो कुल मिला के ये अदिश हो जाएगा और ये इधर वाला सदिश हो जाएगा। ओके, तो जहाँ भी देखिए लिखा है एरो हेड, आपको बाणाग्र दिखाना पड़ेगा जब भी आप सदिश को निरूपित करने वाले होंगे। वेक्टर को दिखाना हो तो निश्चित रूप से आपको ऊपर जो है एरो हेड दिखाना होगा। वेक्टर बी दिखाना है, ओके, वेक्टर सी दिखाना है, वेक्टर पी दिखाना है, आप ऊपर वेक्टर दिखा देंगे, एरो बना देंगे। दूरी विस्थापन पे आ जाएं, क्योंकि भी आपने जस्ट देखा है सदिश अदिश राशियाँ। दूरी क्या है, दूरी एक्चुअली अदिश है, और वहीं जो विस्थापन है वो क्या है, सदिश। अब हमें दोनों का डिफरेंस चाहिए, दोनों के विषय में जानकारी प्राप्त करनी होगी आपको। ओके, तो ध्यान दें, यहाँ पे हम लोग का टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। प्रायः दूरी तथा विस्थापन एक ही राशि के लिए प्रयुक्त होते हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान में दोनों में डिफरेंस है। ओके, आप जानते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों लगभग एक ही सेंस में आते हैं, लेकिन फिजिक्स की निगाह में दोनों में एक बहुत ही बारीकी से देखा जाए तो डिफरेंस होता है। दूरी को पहले चेक करते हैं। ओके, पहले चेक करते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस, दूरी क्या होता है, डेफिनेशन चेक कर लें। किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। ओके, वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। पथ की कुल लंबाई क्या होती है, वही वो दूरी रहती है, डिस्टेंस। ओके, तो पथ के द्वारा जो तय की गई कुल लंबाई जो होगी वही दूरी कहलाती है। मात्रक एसआई में मीटर हो जाएगा, बीमी सूत्र एल हो जाएगा। ठीक है, और अदिश राशि है, ये दूरी के विषय में हो गया। सदिश में आ जाएं, विस्थापन के रूप में। ओके, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, हालांकि देखिए दोनों लगभग एक ही सेंस में आते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए कि दूरी विस्थापन में क्या जो है अंतर होता है। विस्थापन का मतलब कि वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसका ये मात्रक मीटर होगा, बीमी सूत्र वही चलेगा, सदिश है ये। इसके पहले जो था वो दूरी अदिश था, और ये क्या है, सदिश।
मतलब इसमें परिमाण और दिशा दोनों है। कुछ एग्जाम्पल देखिए शो किए गए हैं, उसको भी आप समझ लें। ओके, देखिए पहला एग्जाम्पल इस डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है 5.4। वृत्तीय पथ भी गतिमान है। ओके, ए से चालू करना है। कहाँ चालू करना है? बिंदु ए से चालू करेंगे हम लोग, और कहाँ पे पहुँचना है? बी पर। कैसे? पी से होते हुए। ये हो गया। अब अगर आपको यहाँ पे निकालना है वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी और विस्थापन। ओके, तो पहले कुल दूरी निकाल लें। कुल दूरी का सीधा मतलब है कि पथ की कुल लंबाई, मतलब ए से लेके बी तक की दूरी इस प्रकार से। और ये क्या है? ये है अर्ध परिधि। परिधि 2πr होता है। त्रिज्या मैंने r मान ली है। ओके, तो अर्ध परिधि कितना हो गया? πr। तो πr हो जाएगा कुल चली गई दूरी, तय की गई जो दूरी होगी या पथ की कुल जो लंबाई होगी वो πr हो जाएगी। ठीक है। विस्थापन निकालना है तो इसी क्वेश्चन में आपको निकालना है विस्थापन। ओके, तो विस्थापन का मतलब बिंदु ए से चालू किया है, बिंदु बी तक गया है, तो ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी, इस पर ध्यान दें। ओके, तो ये कितना है? ये है त्रिज्या का डबल, मतलब व्यास। ये 2r। ओके, क्लियर है? ऐसे टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, कोई डाउट ना होने पाए। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो कुल दूरी होगी वो कितनी होगी? πr, और कुल जो विस्थापन होगा पूछेगा तो ये 2r हो जाएगा। ओके, तो इस डायग्राम का तो हो गया काम। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन या एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल 2 पे ध्यान दें। अब देखिए यहाँ पे जो खिलाड़ी है ए भुजा के वर्गाकार मैदान पे ए से स्टार्ट करता है दौड़ना, और मैदान के सिरों पर क्रमशः बी सी डी से होते हुए पुनः ए पे लौटता है। मतलब ए से चालू करना है। एक स्क्वायर शेप में मैदान दिखाया गया है, यहाँ से ये गया बी सी डी, फिर वापस ए पे आ गया। ओके, ये इसका मोशन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हमें चेक करना है कि कुल दूरी कितनी है, कुल विस्थापन कितना है। बढ़िया क्वेश्चन देखिए ये। तो दूरी में कोई दिक्कत नहीं है, तय की गई कुल दूरी आपको निकालना है, तो निश्चित रूप से आप सबको ऐड कर लेंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस बी ए। ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी, क्योंकि वर्ग है ये हो जाएगा 4a। कितना हो गया? 4a। ये है खिलाड़ी के द्वारा तय की गई कुल दूरी, 4a के फॉर्म में आ जाएगा। विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन कितना होगा? ये टेक्निकल पॉइंट है। विस्थापन देखिए शून्य दिखाया गया, क्यों दिखाया गया मैं आपको वो बताता हूँ। ओके, अभी आपने देखा कि कुल चली गई दूरी 4a के फॉर्म में निकल रही है, लेकिन अगर आपको निकालना है विस्थापन, ए से चालू किया गया है, ए से बी गया है, बी से सी गया है, सी से डी गया, डी से ए आया है। ये एक्चुअली निर्देशांक हो जाएगा जहाँ से मोशन स्टार्ट होगा, इसको मूल बिंदु मान सकते हैं। ये हो गया ए प्लस का, ये हो गया ए प्लस का, ये जो ए होगा ध्यान देंगे, ये सी डी वाला, ये माइनस का ए होगा। ओके, और ये जो डी ए होगा ये भी माइनस का ए होगा। क्यों? ओके, तो क्यों का जवाब ये है कि ये ए से बी की दिशा देखिए और सी से डी की दिशा देखिए, दिशाएं अलग अलग हैं। अब विस्थापन का मतलब है कि सदिश दूरी। ओके, तो ये हम ए लिखेंगे तो ये कितना लिखेंगे? -a। और वैसे ही अगर ये आप ए लिखेंगे तो ये लिखेंगे माइनस का ए। और कुल जो ये गैपिंग है इसको अगर आप जोड़ते हैं, मतलब a प्लस ए माइनस ए और ये सबको जोड़ते हैं, सबको जोड़ने पे शून्य आ जाएगा। मतलब यहाँ विस्थापन शून्य है। ओके, अक्सर ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है।
कुल चली गई दूरी 4a के फॉर्म में, विस्थापन 0 है। दोनों का डिफरेंस चेक कर लें, दूरी विस्थापन में अंतर हमको देख लेना है। ओके, तो टेबल बना के आप इस प्रकार से डिफरेंस चेक कर लेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नंबर 1 अदिश राशि है, सदिश राशि है। नंबर 2 डेफिनेशन बना देंगे। किसी निश्चित समय अंतराल में पिंड के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई के बराबर होती है। और यहाँ निश्चित समय अंतराल में पिंड के द्वारा तय किए गए पथ की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी के बराबर होती है। ओके, तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे हो गए। थर्ड पे आ जाएं। थर्ड में देखिए क्या दिखाया गया है। थर्ड में कहता है कि दूरी में कहता है कि यह पिंड के पथ की आकृति पर डिपेंड करता है, और ये पिंड के पथ की आकृति पर डिपेंड नहीं करता है। नंबर 4 इसका मान विस्थापन के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है। परिमाण की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मान विस्थापन के बराबर या बड़ा हो सकता है, जबकि विस्थापन में ऐसा नहीं है। इसका जो परिमाण दूरी के बराबर या उससे छोटा हो सकता है, ठीक है। और नंबर 5 में देखिए, आवश्यक नहीं कि पिंड का विस्थापन 0 होने पर उसके द्वारा चली गई दूरी भी 0 हो। अभी आपने ऊपर एग्जाम्पल देखा था, जिसमें मैंने आपको स्क्वायर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, कुल दूरी 4a आई थी, लेकिन जो कुल विस्थापन है वो 0 था। ओके, पिंड का विस्थापन 0 होने का मतलब नहीं कि दूरी भी 0 हो, यह आवश्यक नहीं है। विस्थापन में देखिए, पिंड के द्वारा चली गई दूरी 0 होने पर उसका विस्थापन भी 0 हो जाता है। नंबर 6 लास्ट पॉइंट देखिए दिखाया गया है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। दूरी हमेशा पॉजिटिव। अब विस्थापन में पॉजिटिव, निगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है। दूरी कभी भी निगेटिव में नहीं होगी, दूरी कभी भी 0 नहीं होगी। ओके, विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तो ये आपने देखा डिफरेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डायग्राम के माध्यम से आप इसको समझ लें, क्लियर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल ओके। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ समाप्त करता है, ठीक है, तो यहाँ से ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ए से बी तक पहुँचने के तमाम तरीके हैं। ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, कई पाथ हैं। ये सभी दूरियां हैं, ये सभी क्या हैं, दूरियां, डिस्टेंस, कुल चली गई दूरी, कुल तय किया गया पथ की लंबाई। और ये जो आपका होता है डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, न्यूनतम दूरी। मतलब यहाँ से चालू किया है बिंदु ए से, बिंदु बी तक हमें पहुँचना है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो न्यूनतम दूरी होगी, वही विस्थापन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है। दूरी और विस्थापन में डिफरेंस आपको इस प्रकार से मालूम होना चाहिए, सवाल गलत ना होने पाए, ठीक है। चाल वेग में आते हैं। ओके, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो पहले हम लोग स्पीड चेक कर लेते हैं। एक बार फिर आप समझ लें कि अभी आपने दूरी विस्थापन देखा, दूरी अदिश था, विस्थापन सदिश था। यहाँ हम लोग देखने वाले हैं चाल और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो चाल क्या है, अदिश, वेग क्या है, सदिश। ओके, तो चाल देखिए, आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे चाल को कैसे डिफाइन करना है। चाल देखिए, v बराबर होता है s/t या x/t। ओके, t को मान लिया कितना, 1 सेकेंड, तो v का मान कितना हो गया, s। ओके, मतलब 1 सेकेंड में चली गई दूरी, 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, वो होता है चाल। किसी वस्तु के द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। ओके, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ऊपर दूरी हो जाएगा, नीचे समय अंतराल।
ठीक है ना। इसका मात्रक देखिए मीटर पर सेकेंड। इसका विमीय सूत्र LT-1 दिखाया गया है। दूरी को नापते हैं मीटर में और समय को नापते हैं सेकेंड में। ठीक है। यदि SI की बात करता है तो SI का मतलब दूरी को मीटर में नापेंगे और समय को नापेंगे सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड। ओके। विमीय सूत्र दूरी के लिए L बनेगा, समय के लिए T बनेगा, T को ऊपर ले जाएंगे तो बनेगा LT-1। ओके। तो ये होगी डेफिनेशन, ये इसका फॉर्मूला, ये इसका मात्रक और ये इसका विमीय सूत्र। चाल कैसी राशि है? चाल एक अदिश या स्केलर क्वांटिटी है। केवल परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति एकांक समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दर्शाता है, किंतु उसकी दिशा के विषय में कोई जानकारी नहीं देता है। दिशा की जानकारी न देने की वजह से ही ये एक अदिश राशि है। ओके। पथ की लंबाई को तो बताएगा लेकिन दिशा को नहीं बताएगा। ठीक है। चाल के प्रकार समझ लें। टाइप्स ऑफ स्पीड। तो टाइप्स ऑफ स्पीड चालू करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड की, चाल के प्रकार। और दो प्रकार की चाल देखिए बताए गए, एक समान चाल और असमान चाल। ओके। यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। ओके। जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करता है, चाहे समय अंतराल कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, तो ये जो चाल होगी वो एक समान चाल कहलाती है। ओके। और जैसे देखिए एग्जाम्पल लेके चला हुआ है कि कोई कार 3 घंटे में 75 किलोमीटर तथा प्रत्येक घंटे में 25 किलोमीटर है। ओके। 3 घंटा में कितना? 75 किलोमीटर। और 1 घंटा में कितना? 25 किलोमीटर। तो ये जो चाल होती है वो समान चाल कहलाती है। ओके। असमान चाल क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है। ओके। टाइम इंटरवल सेम होगा लेकिन जो दूरियां होंगी वो अलग अलग होंगी, तो ये जो है असमान चाल कहलाती है। जैसे कोई कार अगर विराम से गति चालू करती है तो प्रथम घंटे में 20 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में 30 किलोमीटर, तीसरे 1 घंटे में 5 किलोमीटर। ओके। दूरी तय करती है। तो ये आप देख सकते हैं कि टाइम इंटरवल तो सेम है। ओके। टाइम इंटरवल सेम है लेकिन दूरियां अलग हैं। ओके। जैसा कि पहले 20 किलोमीटर गया है, फिर 30 किलोमीटर गया है, फिर 5 किलोमीटर गया है, तो दूरियां देखिए सब में अलग अलग है। तो इसको हम लोग जो है कार की चाल जो है वो परिवर्ती या असमान कर सकते हैं। ठीक है। वस्तु की असमान चाल को 2 प्रकार से दिखाया गया है। पहला है औसत चाल। ओके। इसको आपको ध्यान से समझना है, इस पर क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है। लेकिन सामान्य जीवन में वस्तुएं असमान चाल से ही गति करती हैं, अतः उनकी गतियों को व्यक्त करने के लिए एक अधिक व्यवहारिक पद औसत चाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो औसत चाल की परिभाषा आप समझ लें कि किसी वस्तु के द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी तथा समय अंतराल का जो अनुपात होगा वो औसत चाल कहलाएगा। ठीक है ना। औसत चाल मतलब V एवरेज इक्वल टू कुल चली गई दूरी अपॉन कुल लगा समय। एक बार फिर चेक कर लें, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। इसको आपको ध्यान समझ लेना क्योंकि मैंने ये टॉपिक पूरा नहीं एक्सप्लेन किया यहाँ पे। अब बुक्स में आप देखेंगे कि इसको और भी कई प्रकार से डिफाइन किया गया है, इसे कई तरह के फार्मूले बनाए गए हैं। औसत चाल निकालने के तमाम फार्मूले आपको देख लेने हैं। ठीक है ना। मेन फार्मूला मैंने आपको दिखा दिया है कि कुल चली गई दूरी को
भाग करना है किससे, समय अंतराल से, कुल समय जो लगेगा उससे भाग कर लेना है। तो ये आपको औसत चाल या एवरेज स्पीड प्रदान करेगा। ताक्षणिक चाल क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, याद समझ लें। एक्चुअली जब आप किसी निश्चित समय अंतराल में या परिवर्तित चाल से गतिमान वस्तु की किसी विशेष क्षण में, ओके, किसी विशेष टाइम इंटरवल में अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड निकालनी है, तो उसको हम लोग ताक्षणिक चाल कहते हैं। ओके, दिस इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे आप ये समझ लें कि यदि कोई वस्तु गतिमान है और बहुत ही कम समय अंतराल बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि डेल्टा टी मान सकते हैं, और डेल्टा टी का मान लगभग 0 हो सकता है। ओके, इतने कम समय अंतराल में यदि वो डेल्टा एस दूरी तय करता है, कितना, डेल्टा एस, तो उसकी ताक्षणिक चाल आप यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, मैं आपको ऐसे बता दूं, एक्चुअली होता क्या है कि यदि कोई पिंड डेल्टा टी समय अंतराल में कितना, डेल्टा एस दूरी तय करता है, और डेल्टा टी बहुत ही कम समय अंतराल है, सूक्ष्म समय अंतराल है। ओके, तो अगर हम लोग को औसत चाल निकालनी है, वी एवरेज, तो ये होता है लिमिट लिखा है, सीमा, डेल्टा टी को 0 करते हैं, और ये डेल्टा वी ऊपर, डेल्टा वी मत दिखाएं बल्कि डेल्टा एस ऊपर और डेल्टा टी नीचे, इसी को लिखा जाता है डी एस अपॉन डी टी, सॉरी, हाँ ठीक है, डी एस अपॉन डी टी, यह आपका औसत चाल हो जाएगा। ओके, बहुत ही कम समय अंतराल देखिए शो किया गया है, इस समय अंतराल में चली गई दूरी इतनी है, तो औसत चाल हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको डी एस अपॉन डी टी मान सकते हैं। ओके, तो वही चीज़ देखिए यहाँ लिखी गई है, ताक्षणिक चाल को इस प्रकार से शो किया गया है। ये जो लिखा गया है लास्ट में डी एस अपॉन डी टी को अवकलन कहते हैं, दूरी s का समय t के सापेक्ष अवकलन, डी एस अपॉन डी टी। मैथ्स वालों को बहुत ही डिटेल में इसको समझना है, क्योंकि उनका जो है मैथ्स में अवकलन समाकलन 2 टॉपिक है। तो ये डी एस अपॉन डी टी का मतलब है अवकलन, किसका, s का, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो डी एस अपॉन डी टी क्या है, देखिए इसको एक्सप्लेन भी किया गया है, अवकलन गुणांक हो जाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ओके, किसी वाहन का ताक्षणिक चाल अगर ज्ञात करना है, उसका मापन करना है, तो स्पीडोमीटर से कर सकते हैं। ओके, एक्स्ट्रा शॉर्ट में देखिए कुछ शो किया गया है, एक समान चाल से गतिमान वस्तु की ताक्षणिक चाल उसकी औसत चाल के बराबर होती है। ओके, अगर एक समान चाल से कोई बॉडी गतिमान है तो इसकी ताक्षणिक चाल औसत चाल के बराबर होगी, लेकिन अगर असमान चाल से गतिमान है तो उसकी ताक्षणिक चाल औसत चाल से अलग हो सकती है। ओके, तो ये आपने देख लिया है चाल के विषय में। अब हम लोग देखते हैं वेग के बारे में जानकारी, वेलोसिटी। ओके, तो दोनों में क्या डिफरेंस है आपको मालूम होना चाहिए। चाल अदिश है, वेग सदिश है। चाल में दूरी आया था और वेग में विस्थापन आएगा। ओके, किसी गतिमान वस्तु की समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वस्तु का वेग कहते हैं। इसको हम लोग v से दर्शाएंगे, ऊपर विस्थापन होगा और नीचे समय अंतराल हो जाएगा। वेक्टर लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये v है चाल और ये v है, ऊपर वेक्टर बना दिए तो वेग बन गया। ये चाल है और ये क्या है, वेग। ओके, तो अभी देखिए हम लोग वेग को ऐसे लिख रहे हैं, विस्थापन ऊपर है, नीचे समय अंतराल है। एसआई मात्रक वही होगा जो चाल का था, मीटर पर सेकेंड। वीमा वही चलेगी, वो अदिश था और ये सदिश है। ओके, तो किसी वस्तु का वेग उसके प्रति एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को दर्शाता है।
वेग के प्रकार में देखिए, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी दो प्रकार बताए गए हैं, फिर से वही चीज़ आ गई, एक समान वेग और असमान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान रूप से विस्थापित होता है, ओके, चाहे समयांतराल कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गति एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, यदि कोई बॉडी जो है एक्स अक्ष के अंदर से गतिमान है और समय t बराबर 0 दिखाया गया है, मतलब जस्ट स्टार्टिंग, वो मूल बिंदु पे है, मूल बिंदु देखिए यहाँ शो किया गया है, ओके, x बराबर 0 बिल्कुल होगा क्योंकि यहाँ से गति चालू होनी है। समय t1 पर a पे पहुँच जाता है, देखिए a पे आ गया, ठीक, समय t1 देखिए दिखाया गया है, दूरी कितनी है x1, ओके, फिर समय t2 लग गया तो ये बिंदु b पे आ गया, समय t2 देखिए दिखाया गया है, दूरी कितना हो गया x2, ओके, क्लियर है। यहाँ से मेजरमेंट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट है ये, t का मान 0 है तो x का मान 0 हो जाएगा, t1 समय पर ये a पे आ गया, दूरी इतना तय किया, और t2 समय पर ये बिंदु b पे आ गया और इतना दूरी तय करेगा, ओके। तो समय अंतराल कितना होगा t2 माइनस t1, विस्थापन कितना होगा x2 माइनस x1, वेग निकाल लेना है, x2 माइनस x1 ऊपर और t2 माइनस t1 नीचे, ओके, एक समान वेग के लिए हो जाएगा। असमान या परिवर्ती वेग की बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। तो असमान या परिवर्ती वेग की बात करेंगे तो जब कोई वस्तु एक समान समय अंतरालों में असमान रूप से विस्थापित होती है तो इसका वेग असमान या परिवर्ती वेग कहलाता है, ओके। असमान वेग से गतिमान वस्तु की गति असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी हम लोग जो है दो प्रकार से शो कर सकते हैं, असमान वेग को दो प्रकार से दर्शा सकते हैं, पहला है औसत वेग और दूसरा तात्क्षणिक वेग। तो पहले औसत देख लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो कुछ नया नहीं है उसमें, देखिए कुल दूरी था, यहाँ पे कुल विस्थापन हो जाएगा, और निश्चित रूप से असमान वेग से गतिमान किसी वस्तु के कुल विस्थापन और इसे तय करने में लगे कुल समय का जो अनुपात होगा उसके औसत वेग कहते हैं। कुल विस्थापन बटे कुल समय, फॉर्मूला हो जाएगा इसका v एवरेज का। तात्क्षणिक वेग पे आ जाते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तात्क्षणिक एक विशेष समय पे या क्षण विशेष पे अगर वेग निकालना है तो आप तात्क्षणिक वेग का इस्तेमाल कर लेंगे, मतलब असमान वेग से गतिमान वस्तु का जो किसी क्षण विशेष पे वेग होगा उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। इसको भी लिखने का वही तरीका होगा, बस वेक्टर फॉर्म आप दिखा देंगे, फिर अभी आपने ऊपर लिखा था वो चाल के लिए दिखाया था, और यहाँ पे वही चीज़ आपको दिखाना है वेग के लिए। असमान वेग से गतिमान वस्तु का अत्यंत सूक्ष्म समांतराल डेल्टा टी पर विस्थापन डेल्टा एस शो किया गया है, तो ये फॉर्मूला देखिए दिखाया गया है किसका, तात्क्षणिक वेग का। इसके लिए क्या प्रैक्टिस कर लेंगे, ds/dt देखिए बन गया है, ds/dt क्या है, ये s का t का सापेक्ष अवकल गुणांक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो आपने देखा दोनों प्रकार के राशियाँ, तात्क्षणिक चाल भी देखा, तात्क्षणिक वेग भी देखा, औसत चाल देखा, औसत वेग देखा, और आज का हम लोग का जो लास्ट टॉपिक होगा वो चाल और वेग में अंतर होगा, ओके। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं चाल और वेग में डिफरेंस क्या क्या हो सकता है। तो विद्यार्थियों हम लोग चाल और वेग में अंतर देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक आज का हो जाएगा ये, और यहाँ भी हम लोग फिर लाइन खींच के दोनों का डिफरेंस चेक कर लेते हैं, ओके। वी आर गोइंग टू चेक द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। तो चालू करते हैं, पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट दिखाया गया कि चाल एक अदिश राशि है, ओके, और वेग क्या है, वेग एक सदिश राशि है, ठीक। चाल में क्या है, एकांक समय में पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी को उसकी चाल कहते हैं, और इसमें क्या एकांक समय में पिंड के द्वारा
जो विस्थापन होगा वही उसका वेग कहलाएगा। ओके। नंबर थर्ड पे देखिए, किसी वस्तु का वेग बदलता है तो आवश्यक नहीं कि उसकी चाल भी बदल जाए। ओके, वेलोसिटी बदलती है तो स्पीड भी बदल जाए, ये आवश्यक नहीं है। जबकि वेग में क्या है, यदि किसी वस्तु की चाल बदलती है तो उसका वेग भी बदल जाता है, ये कंपल्सरी है। दिस इज एसेंशियल पॉइंट। ओके, नंबर फोर्थ पे आ जाएं। देखिए फोर्थ में शो किया गया है कि चाल हमेशा पॉजिटिव होती है और यहाँ वेग पॉजिटिव, नेगेटिव या शून्य कुछ भी पॉसिबल है। ओके, नंबर 5 पे किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु का वेग, औसत वेग शून्य होने पर आवश्यक नहीं कि उसका चाल भी शून्य हो जाए। ओके, जबकि वेग में ऐसा नहीं है, दिए गए समय अंतराल में वस्तु की चाल शून्य होने पर उसका वेग अवश्य शून्य होगा, ये आवश्यक है। तो विद्यार्थी, आपने ये अभी चाल और वेग में अंतर 5 पॉइंट थे, इनको देख लिए आप अपने रजिस्टर में नोट करें और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझें। ओके, इस प्रकार से आपने स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस चेक कर लिया है। स्पीड लिमिट आप देखते हैं कई बार लिखा होता है। ओके, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस आपने देखा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आज आपने स्ट्रेट लाइन मोशन पार्ट 1 के माध्यम से तमाम जो जानकारियां हैं वो प्राप्त की। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले भाग को भाग 2 के रूप में स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप बेसिकली जो ग्राफ पोर्शन है, ग्राफिकल प्रोसीजर, वो आप सीखेंगे। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन। थैंक्स अ लॉट।